Investing in atheism is subjected to life risk. Please understand all dogmatic beliefs carefully before investing. अब मैं बताता हूँ कि राशि ज्योतिषी में कहाँ का यूज होती है और वेदों में इसका उल्लेख है या नहीं है। आपने वेद का नाम कभी ना कभी तो सुना ही होगा। ये कितने पुराने हैं इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर अगर आप सरस्वती आर्गुमेंट सुनो तो कम से कम 5 या 6 हजार वर्ष पुराना तो माना जा सकता है। वेद के 6 अंग होते हैं जिसे वेदांग कहा जाता है, जो है शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी और कल्प। इसमें से जो ज्योतिषी है उसके 2 भाग है। पहला है गणितीय ज्योतिषी और दूसरा है फलित ज्योतिषी। कुछ लोग कहते हैं कि फलित ज्योतिषी वेदों से नहीं है और ये शायद सही भी है, पर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी। अब आज की भाषा में इन दोनों को एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी कह सकते हैं। नॉर्मली लोग राशि को सिर्फ फलित ज्योतिष से जोड़कर देखते हैं और इनके हिसाब से कुंडली भी फलित ज्योतिष का ही भाग है। जो मैंने बताया कि ऐसा नहीं है, जैसे 12 बजे कुछ अच्छा होगा या 12 बजे कुछ बुरा होगा, इसमें अच्छा या बुरा होना फलित ज्योतिषी में आता है। पर 12 बजेंगे ये गणित ज्योतिषी हो गया, और 12 बजेंगे ही गणितीय ज्योतिषी कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करती, वो बताती है। और इसी गणितीय ज्योतिषी में राशि का कई जगह यूज होता है, जबकि फलित में बहुत कम जगह यूज होता है। सबसे पहले राशि इसका शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। राशि का मोटा मोटा अर्थ होता है अमाउंट, मात्रा या वैल्यू। जैसा आपको पता है कि 12 राशि होती है, तो 12 राशि की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है, यानी कि वो 12 मात्रा होती है या फिर वो 12 अमाउंट होती है। ये आपको धीरे धीरे आगे समझ आएगा जब मैं थोड़ी इसकी और बातें बताऊंगा। आइए एक एक करके राशि के सारे यूजेस जान लेते हैं जितना मुझे पता है। पहला है सौर कैलेंडर के 12 महीने इसी राशि के आधार पर रखे गए, और सौर कैलेंडर के ज्योतिषीय नाम तो आपने देखे ही है। दूसरा, आपने मकर संक्रांति का नाम सुना होगा, जो भारत के प्राचीन त्योहारों में से एक है, पर आप यहाँ मकर का उल्लेख देख सकते हो। वैसे ऐसे ही हर मास का संक्रमण भी होता है, पर मकर संक्रांति फेस्टिवल है इसलिए सबको याद होता है। तीसरा है गणितीय कुंडली बनाने में, जो सबको कॉमनली पता ही होता है, जहाँ राशि का यूज किया जाता है। चौथा है टाइम गिनने में, और 5वां है वार गिनने में। दोस्तों, चौथे और 5वें को मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये 5 है जो मुझे पता है। इन सब के अलावा रामायण में भी राशि का उल्लेख आता है। जब राम जी का जन्म हुआ था, उस घड़ी को महर्षि वाल्मीकि जी ने कुछ इस प्रकार से उल्लेख किया है। नक्षत्रे दिति देवते स्वोच्च संस्थेषु 25 ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्यता विदुनता सह। वाल्मीकि रामायण 1:18-9। वाल्मीकि रामायण प्रथम कांड सर्ग 18 श्लोक। आप इसमें साफ साफ लग्न की बात देख सकते हैं। ये लग्न सिर्फ कुंडली में ही देखी जाती है, और कर्क राशि का उल्लेख तो है ही। अभी भी इसको ग्रीस का ओरिजिन बोलना मुझे तो समझ नहीं आता। यहाँ कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये तो इतिहास है ही नहीं, राम जी का कभी जन्म ही नहीं हुआ। इस टॉपिक पे कभी फुर्सत में बात करेंगे, पर कहानी तो थी ही, घटना भले ही फिक्शन मान लो। एक उदाहरण देखो, अब कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, हल्क, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, पर ये स्टोरी में तो एग्जिस्ट करते हैं, जिस आधार पर मूवी बनती है। न्यूयॉर्क में थैनोस आ गया, चाइना में शैंग-ची आ गया, आदि आदि। एक मूवी में आयरन मैन पाकिस्तानी आतंकवादी से लड़ता है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहानी जितनी भी पुरानी है, पर रफली 70 साल से ज्यादा पुराने नहीं है, क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान तो था ही नहीं। अगर आप ऐसे भी दृष्टिकोण से देखें तो भी ये टाइम कम से कम 6000 साल से नया नहीं है। राम को आप भले ही काल्पनिक मान लो, मगर स्टोरी तो कम से कम उतनी पुरानी है। दोस्तों, एक आर्गुमेंट ये भी है कि भारत और ग्रीस के राशि के नाम सेम है, तो कोइंसिडेंटली 2 लोग एक ही बात नहीं सोच सकते। पहले आप ये आर्गुमेंट सुन लो। Let's take a closer look at Vedic astrology. There are 12 Rashis, so 12 zodiac signs, and there seems to be one sign for each Rashi correspondingly. And the sign Leo, if you look at it, its name in Vedic astrology is Simha, which is the Hindi word for lion. Now, this is interesting because, well, take a look at this. This is the constellation Leo. If anyone can see a lion in there, let me know in the comments below, because I can't. But okay, I understand people have weird imaginations. Someone could have connected those stars and formed a lion. But as I said before in this video, the constellations are completely arbitrary. So doesn't it seem like a huge coincidence that someone in Greece saw a lion in those stars and someone in India saw a lion again in those stars? This all seems strange until you realize that Vedic astrology has Greek origins. They did not originate in the Vedas. Once again, the term Vedic has nothing to do with the Vedas. Yeah, Vedic astrology came to India from Greece along with some other ideas when Alexander the Great made a friendly visit in the 3rd century BC. If you still don't believe me, check out
all the zodiac constellations of Western astrology and see how they match with the Indian counterparts in Vedic astrology, and yeah, you can see the commonality. दोस्तों, जब इस बारे में मैंने आचार्य जी से बात करी तब उन्होंने साफ साफ यही कहा कि वेदों में आकाश को 12 भागों में काटने का विधान है, मतलब राशि है। जैसा मैंने बताया था, राशि यानी मात्रा, तो 12 मात्रा में भागना है और वो 12 मात्रा इक्वल होती है 30 कोण की, मतलब राशि है। और राशि आकृति परक नहीं है, आकृति परक राशि ग्रीस की देन है, यही इनका कहना था। और सिकंदर के समय यही ज्ञान भारत आया था, आदि आदि। पर मेरे जो अन्य प्रश्न थे उसका उनके पास कोई संतोषजनक उत्तर नहीं था, खासकर उस वाल्मीकि रामायण वाले का। अब इसको दोनों पर्सपेक्टिव से देखते हैं। इसके रेफरेंस के बारे में जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त 164 मंत्र संख्या 48। दोस्तों, जाकुर याद आ गया। अच्छा, ठीक। अब इसको पढ़ने की चेष्टा मैं नहीं करूंगा, आप पढ़ लो या ट्रांसलेट करवा लो। इससे ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि आकाश को 12 भागों में काटना हैज समथिंग टू डू विद वेदास, यानी राशि डायरेक्टली बिलोंग टू वेदास। इस पॉइंट से मेरे दिए हुए पहले, तीसरे, चौथे और पांचवे पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। इन सब में चौथा पॉइंट पांचवे को पूर्ण करता है और जो पहला और तीसरा पॉइंट है वो डायरेक्टली इसी से बिलोंग करता है, जहाँ हम आकाश को 12 भागों में काटते हैं। अब इसमें अकेला बचता है दूसरा पॉइंट और बाकी सारे पॉइंट के नाम। मकर संक्रांति को कई जगह लोग पोंगल नाम से भी जानते हैं और कई जगह कई अन्य नाम भी होंगे। पांचों में से मेरा ये एक ही पॉइंट है जो गणितीय नहीं है। अगर आप प्रणव का ये पॉइंट दोबारा देखें तो यहाँ साफ साफ लिखा है इनफैक्ट स्कॉलर एग्रीड, जिसका अर्थ होता है स्कॉलर इस बात पर एकमत है या सहमत है। और दोस्तों, मत गलत भी तो हो सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 12 संख्या भारत से बाहर गई और ग्रीक्स ने उसी पर कोई आकृति सोच ली हो याद करने के लिए? या तो ऐसा हो सकता है कि ग्रीक्स ने उसको आकृति से परखा और भारत ने उसे ही संख्या से परखा। पर जब सिकंदर काल में ग्रीक्स ने ये मॉडल भारत को बताया तो भारतीयों ने संख्या वही रखी और साथ में नाम भी जोड़ दिया और बाद में संख्या को नाम ने ओवरकम कर दिया है। वैसे ये सारी बातें कॉन्स्पिरेसी टाइप लग रही होगी पर होने को कुछ भी हो सकता है। पर एक चीज है जिसके होने के चांसेस लेस देन 1% है। अब मैं आपको कोई तारे तो नहीं दे सकता, पर समझो कि मैंने आपको एक ब्लैंक पेपर दिया है, उस पर आपको कोई भी जीव ड्रॉ करना है अपनी इमेजिनेशन से, बशर्ते आपको जो भी प्राणी है वो याद होना चाहिए अच्छे से। आपके पास 15 सेकंड। अगर आपको ज्यादा टाइमिंग चाहिए तो वीडियो पॉज करके आप जितना चाहे उतना समय ले लो, सप्ताह, महीना या साल। अब गिनती शुरू करते हैं। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। आप सबने जो कुछ भी सोचा होगा, पर क्या किसी ने ऑक्टोपस सोचा? शार्क और डॉल्फिन सोचने के चांसेस 1% से ज्यादा है। पर क्या किसी ने जेलीफिश सोचा या स्टारफिश? चलो ये तो जलचर है। पर क्या किसी ने पेंगुइन सोचा? भालू सोचा होगा। पर किसी ने पांडा सोचा, बंदर सोचा हो सकता है। पर क्या किसी ने लंगूर सोचा या फिर कंगारू? दोस्तों, ये सारे नाम मैंने भारतीय दृष्टिकोण से दिया है। अगर कोई ऑस्ट्रेलियन इसको गैस करे तो वो कंगारू सोचे या कोई एस्किमो पेंगुइन ड्रॉ करे। कहने का मुख्य तात्पर्य यही है कि व्यक्ति अपनी कल्पना अपने आसपास की बातों में सोचेगा, ना कि दूर दराज की। अगर आपको एक की जगह 10 शीट भी दिया जाता तो भी इन सबके आने के चांसेस 1% से कम ही होते हैं। अब एक बार प्रणव की लाइन फिर से सुन लो। This is the constellation Leo. If anyone can see a lion in there, let me know in the comments below because I can't. But okay, I understand people have weird imaginations. Someone could have connected those stars and formed a line. But as I said before in this video, the constellations are completely arbitrary. So doesn't it seem like a huge coincidence that someone in Greece saw a lion in those stars and someone in India saw a lion again in those stars? दोस्तों, प्राकृतिक तौर पर सिंह भारत और अफ्रीका इन्हीं 2 देशों में पाए जाते थे। और भारत के रामायण के हिसाब से आकृति परक राशियां बहुत पुरानी है। सिंह ये नाम इसे भारत का ही बताता है। किसी दिन मैं प्रयास करूंगा कि राशि की आकृति और उनके नाम, इन सब के पीछे क्या कारण है। क्या ये सिर्फ डॉट जोड़कर आकृति बनाई गई है या कुछ और बात है? दोस्तों, सिंह वाली थियरी मेरा अपना मत है। हो सकता है कि किसी दिन स्कॉलर मेरे इस मत पर भी सहमत हो जाए। पर अगर आपके पास भी ऐसे ही प्राणी की लिस्ट है जो भारतीय नहीं सोच सकते तो उसे कमेंट करें। एक इम्पोर्टेंट बात तो रह गई, जैसे भारत में राशिफल देखते हैं उसे इंग्लिश में हॉरोस्कोप कहा जाता है और इस हॉरोस्कोप को लेकर भी मेरी अपनी एक थियरी है जो मैं आगे बताऊंगा। पर इतने सारे प्रमाण देखने के बाद आप क्या सोचते हो? अभी भी इसको ग्रीक्स की ओरिजिन बोलना सही होगा? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।
हावर का क्रेडिट मिस्र की सभ्यता को जाता है और 60 मिनट का बेबीलोन सभ्यता को। दिन के 12 और रात के 12 मिलाकर 24 हावर गिने गए। एक चीज को कितने भी भागों में बांटा जा सकता है और किसी भी दो संख्या को भागने के लिए मूलभूत गणित और डेसिमल सिस्टम की व्यवस्था अनिवार्य है। तो डायरेक्ट 24 हावर वाले मॉडल से टाइम को 60 घड़ी वाले मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों, मुझे ये नहीं समझ आता कि कोई संख्या या ऐसा कुछ जो पैटर्न से बाहर हो तो आज के लोग उसे शुभ के साथ क्यों जोड़ देते हैं। जैसे 1 सेकंड 60 बार 1 मिनट, 1 मिनट इंटू 60 1 घंटा, 1 घंटा इंटू 24 1 दिन, ये ऊपर हो गया 0.50, 0.50, 0.50, 0.2, 0.8